स्टार्ट करते हैं फिर अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स एक्सटर्नल एनालिसिस हम कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की, पीटी का सिलेबस हमने स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले बात की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़ी, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर्स के एनालिसिस को हम एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जिस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट कर रही है, उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर वन पॉलिटिकल फैक्टर्स, नंबर टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, नंबर थ्री सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स, नंबर फोर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और नंबर फाइव लीगल फैक्टर्स। ये अगर रेड जो मैंने स्टार्टिंग वाले इनके अलग किए हुए, अगर मैं इनको यहाँ पर लिखूं एब्रिविएशन की फॉर्म में, तो ये बनता है PESTL। तो इसको पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। अब क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर्स को साथ साथ पढ़ा जाता है, तो इसको आप जो है पेस्ट एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कोई लोग पेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें पी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल एंड लीगल। ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगल साथ हो जाता है, या फिर रीऑर्डर करके स्टेप एनालिसिस। बहरहाल फैक्टर्स यही होते हैं, हमने इनका एनालिसिस करना होता है। इसको पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं, पेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, स्टेप एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और इनके अलावा हमने कंपेटिटर्स का भी एनालिसिस करना होता है। ठीक है, वो भी हम करेंगे। अब आने वाले जो चैप्टर्स हैं हम जो स्टडी करेंगे, उसमें हम वन बाय वन यही डिस्कस करेंगे कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स से, और देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेट ही होता है। ठीक है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, जो रूल कर रहे होते हैं, जो गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो पॉलिसी सेट करते हैं वो स्ट्रांगली अफेक्ट करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि पॉलिसीज जो हैं वो सिस्टम को रेगुलेट, जो पॉलिसीज बनती है गवर्नमेंट की तरफ से वो सोसाइटी को रेगुलेट करती हैं, सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। तो उनका अफेक्ट जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा। ठीक है, अब क्या अफेक्ट होगा, एक पॉलिटिकल अफेक्ट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो दो वेज हैं जिनके थ्रू वो कर सकती हैं। ठीक है, नंबर वन जो है गवर्नमेंट कैसे जो है अफेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो दो तरीके हैं। नंबर वन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके तहत वो अफेक्ट कर सकती हैं। नंबर टू लेजिस्लेशन जो होती है बाय लॉ, जो लीगैलिटीज होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब देखें, अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब एक बाय लॉ जो है आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाय लॉ आपको ट्रेडिंग अलाउड है। आपने बाय लॉ ट्रेडिंग कर ली, आपने इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर ली, फॉर एग्जांपल चाइना के साथ कर ली, अफगानिस्तान के साथ कर ली, ईरान के साथ कर ली, किसी भी कंट्री के साथ कर ली। ट्रेडिंग जो है बाय लॉ क्या होती है, अलाउड होती है। लेकिन लेकिन अगर गवर्नमेंट की एक फॉरेन पॉलिसी हो, गवर्नमेंट जो है वो बैन लगा दे कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल ईरान के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसने अफेक्ट किया ना। लीगल तो थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी तो उसने उसको अफेक्ट किया। तो ये चीज आपने समझनी है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, और जो लेजिस्लेशन है, जो लॉ है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर मैं मजीद आगे फर्दर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या बिजनेस को अफेक्ट कर। अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विल हैव फॉलोइंग चेंजेस अफेक्टिंग अ बिजनेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो ये चेंजेस उसकी वजह से आ सकती हैं। उसकी रीजन क्या हो सकती है, पॉलिसीज और लॉज क्या है, टैक्सेशन के, लोकल काउंसिल और अथॉरिटीज जो है वो कैसे डीलिंग करती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्राइम की एक पॉलिसी है। ठीक है, क्राइम की पॉलिसी गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। तो जो भी फर्म या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी प्रोविजन करती है, वो उसके लिए वो पॉलिसीज को फॉलो करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस की अगर पॉलिसी बनी हुई है, तो जो आर्म मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जो मिलिट्री बेसेस हैं, ठीक है, जो सप्लायर्स हैं जो इन चीजों से रिलेटेड डीलिंग करते हैं, उनको जो है उस पॉलिसी के साथ कंप्लाई करना जो है वो जरूरी है।
ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी अगर कोई गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, तो ऐसी बेसिकली जो फैक्ट्रीज होती हैं जिनके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो करते हैं, तो उनको उस पॉलिसी पे नजर रखनी है कि यार हम ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना करें। हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी सेट है, हमें फाइन पे करना पड़ सकता है। कोई भी आप सिटी है उसको डेवलप कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, तो उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलपमेंट में का काम कर रही है, रोड्स बना रही है, तो कैसे आपने बनाना है, कैसे टाउन को प्लान करना है, उसमें पार्क्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें फॉर एग्जाम्पल मॉस्क की प्लेस होनी चाहिए, रोड्स का साइज क्या होना चाहिए, हाउसेस कैसे होने चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है, जैसे इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सीडी है, तो वो आपको एक पॉलिसीज देती है और आपको उसके तहत ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बड़ा मैटर करती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लीगल लीगल जो लेजिस्लेशन है वो कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लेजिस्लेशन जो है या लीगल अथॉरिटी में क्या क्या चीज शामिल होती है। तो सबसे पहले आपका आता है सुप्रा नेशनल, ठीक है। सुप्रा नेशनल जो है बेसिकली आप एक तरह से उसे कह सकते हैं जो ग्लोबल लीगल अथॉरिटी है, यानी कि जो पूरे दुनिया में जो है लीगल अथॉरिटीज है जो कि लॉ सेट करती हैं, ठीक है, जो ग्लोबल होती हैं। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होती है। मिसाल के तौर पर आपके यूनाइटेड नेशंस हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, कोई अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपस में जो है लॉस को सेट करती है। यूरोपियन कोर्ट्स और पार्लियामेंट्स होगी जो पूरे यूरोपियन यूनियन को डील करती हैं। तो सुप्रा नेशनल का मतलब एक तरह से ग्लोबल है और इसकी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ठीक है। जैसे यूएन की कोई रेजोल्यूशन है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रेजोल्यूशन है, वो एप्लीकेबल होती है सब पे। यूरोपियन कोर्ट्स और पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन होगी, जो लॉज होंगे, वो सारे के सारे यूरोप पे क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है। उनको उसको फॉलो करना जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी नेशनल जो है लीगल अथॉरिटी, जो नेशनल लेजिस्लेशन होती है, जिसमें आपका एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है, यानी कि पार्लियामेंट ने क्या लॉ सेट किया है, क्या लेजिस्लेशन सेट की है, सीनियर कोर्ट्स या अदर मेजर कोर्ट्स ने क्या लॉ सेट किए। केस लॉ का मतलब होता है जो एक केस से आप लॉ ड्राइव करते हो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो जज ने प्रीवियस डिसीजन दिया होता है, उस जैसा सिमिलर केस आ जाए तो आप पिछले डिसीजन की हेल्प लेके इस डिसीजन के केस को डिसाइड करते हो, ठीक है। इसको आप प्रेसिडेंट कहते हो। अब ये जो चीजें हैं ना, इनको इनके बारे में आपको इतना पता होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिया गया है कि ये जो है ना सीक्वेंस होता है। सबसे टॉप पे सुप्रा नेशनल जो है उसकी लीगल अथॉरिटी होती है, उसके लॉज को फॉलो करना जरूरी होता है। फिर नेशनल लॉज आते हैं, देन रीजनल लॉज आते हैं, जिनको आप लोकल लॉज कह सकते हो, बाई लॉज कह सकते हो, उर्दू में बल्दियाती निज़ाम कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये जो है सीक्वेंस वाइज है कि लीगल अथॉरिटी जो है किसकी सुप्रीम है, फिर किसकी उससे कम है, फिर किसकी उससे कम है। तो सबसे पहले जो सबसे सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है वो सुप्रा नेशनल की होती है, देन नेशनल जो आपकी होती है, देन रीजनल आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन चीज पे। लीगल जो इन्वायरमेंट है उसके हवाले से हम बात करेंगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के हवाले से तो हमने सिंपली बात कर दी कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को करती है, दो तरीके से करती है। एक गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू करती है, दूसरा जो लेजिस्लेशन है, जो लॉ बने हुए उनके थ्रू करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज होती है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी पॉलिसीज से अफेक्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन को उसको फॉलो करना जरूरी है। अब हम चलते हैं लेजिस्लेशन वाले पार्ट पे कि लेजिस्लेशन कैसे जो है वो अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब लीगल इन्वायरमेंट जो है, यानी कि लॉ को आपको फॉलो करना है। लॉ जो है डिफरेंट सोर्सेज से आता है। कॉमन लॉ यानी कि जो पुराना आपका कॉमन लॉ, जो पुराने लॉज होते थे, जो लॉ बने थे, जैसे पुराने जमाने में, क्योंकि बेसिकली एसीसी यूके आप कर रहे हैं, तो यूके में 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, आप F4 में इसको काफी डिटेल से पढ़ेंगे कि जजेस जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करते थे, ठीक है, डिफरेंट केसेस को सुनते थे, और उनको जो है ना कंबाइन करके डिफरेंट केसेस को, सिनारियोस को उन्होंने लॉ ड्राइव किया था, उसको कॉमन लॉ कहते हैं। फिर आपके पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो लॉज आ जाते हैं, फिर जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है, तो इसका मतलब है सारी कंपनीज को ये अफेक्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जो है जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी लॉ है, रूल्स है, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फाइन्स होगा, बिजनेस शट डाउन हो सकता है, उनका रेपुटेशन लॉस हो सकता है, उनको डैमेजेस हो सकते हैं, कस्टमर लॉस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को या लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी डिफरेंट लेजिस्लेशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि फूड इंडस्ट्री जो है उसकी एक सेपरेट लेजिस्लेशन होगी। फूड इंडस्ट्री वालों ने सारे अपने के अपने लॉज बनाए होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर फूड लेबलिंग का मतलब क्या होता है
कि जो अपने फूड के बाहर जो लेबल होता है, जो लेबल लगा होता है, उस पर क्या क्या चीज होनी चाहिए बाय लॉ। जैसे आप लोग देखते हैं कि उसमें मेंशन्ड होता है कि फलाने फलाने इंग्रेडिएंट्स फलानी फलानी क्वांटिटी में मौजूद है, क्या चीज उसमें शामिल है, क्या चीज उसमें शामिल नहीं है। तो ये भी एक लॉ होता है कि मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज शो करनी होती है कंज्यूमर्स को, कि जो वो चीज यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज शामिल है। तो ये फूड इंडस्ट्री जो है उनकी एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होगी, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री की जो है वो अपनी लेजिस्लेशन होती है। लेकिन जो हम लोगों का कोर्स का पार्ट है, जो हम लोगों ने पढ़नी है, वो ये 4 तरह की लेजिस्लेशन है, ठीक है। नंबर 1, एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कि जो एम्प्लॉय एक जगह पे काम कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं। डेटा प्रोटेक्शन के एक आपके पास जो है लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को सिक्योर करना, उसकी प्रोटेक्शन उसके हवाले से है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज क्या होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम देखेंगे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है जो कंज्यूमर है, जो चीज खरीद रहा है, उसके हवाले से क्या क्या लॉज हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए वैसे तो लेजिस्लेशन जो है वो ढेरों सारी है, लेकिन हमने सिर्फ यही करनी है। मिसाल के तौर पर क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ सारा आपको बताता है कि जो क्रिमिनल है उसको कैसे डील करना है। कंपनी लॉ है, वो आपको बताता है कि यार जो कंपनी को रन करने का क्या वे होता है। उसके बाद आपका टैक्स लॉ होता है, जो जो आपको बताता है कि टैक्सेस कैसे आपने चार्ज करने हैं। तो डिफरेंट लेजिस्लेशन है, लेकिन हमारा जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, जो लेजिस्लेशन है या जो लॉज हैं, वो जो रूल्स हैं, वो इन 4 चीजों के हवाले से, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उस हवाले से क्या क्या लॉज हैं। तो in many countries, national government have passed legislation to protect employees from unfair treatment by employers. अब तो तकरीबन हर कंट्रीज में गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाई हुई है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बचा सकें एम्प्लॉयर्स की अनफेयर ट्रीटमेंट से। एम्प्लॉयर यानी कि बॉस, एम्प्लॉय यानी कि वर्कर। अब ये जो प्रोटेक्शन हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है कि जो टर्मिनेशन होती है ना एम्प्लॉयमेंट की, उससे ताल्लुक है। जब एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है यानी कि जॉब से निकल जाता है वो, उस वक्त कैसी डीलिंग होनी चाहिए, उस हवाले से जो है ना हमने डिस्कस करना है। तो हम टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट का खत्म हो जाना, डिसमिस हो जाना, इसको आप बोलते हो डिसमिसल। जब एक एम्प्लॉय जो है उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप बोलते हो कि उसको डिसमिसल, उसका डिसमिसल हो गया, ठीक है। डिसमिसल की 3 टाइप्स होती हैं और इन तीनों के दरमियान डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, नंबर 2 अनफेयर डिसमिसल, नंबर 3 रॉन्गफुल डिसमिसल। जो ये एम्प्लॉय प्रोटेक्शन का तो आपका बहुत छोटा सा पार्ट है ना F1 में, F4 में ये पूरा चैप्टर है आपका, चैप्टर 4। और इसमें बहुत 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 डिटेल से चीजों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर तो सिर्फ जो है ना आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसमिसल पे। तो सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। डिसमिसल का क्या मतलब होता है? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब पहले जो टाइप है डिसमिसल की वो है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है? एम्प्लॉय रिजाइन्स ड्यू टू ब्रीच बाय एम्प्लॉयर। इस टाइप ऑफ डिसमिसल में एम्प्लॉय जो है वो रिजाइन करता है। एम्प्लॉय रिजाइन करता है, एम्प्लॉयर उसको निकालता नहीं है, एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट नहीं करता, एम्प्लॉय खुद छोड़ के चला जाता है, एम्प्लॉय रिजाइन कर जाता है। तो ऐसा डिसमिसल जिसमें एम्प्लॉय यानी कि वर्कर खुद रिजाइन कर दे, क्यों करे? कि क्योंकि एम्प्लॉयर ने ब्रीच किए एम्प्लॉयर टर्म्स। जो एम्प्लॉयर के साथ जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स हुई हुई थी, उसको जब उसने ब्रीच किया, तोड़ा एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉय ने खुद रिजाइन कर दिया, तो उसको टर्मिनेशन होगी। तो ऐसी टाइप ऑफ डिसमिसल को आप कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल बोलते हो। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? जैसे कि एम्प्लॉयर ने जो है आपकी एग्रीमेंट के बगैर, कॉन्ट्रैक्ट में उसने आपको बताया हुआ था कि जी आपकी एग्रीमेंट के साथ ही पे में डिक्रीज आएगा या इंक्रीज आएगा, जो भी हो। लेकिन आपको वो मंथली $500 सैलरी दे रहा है, और विदाउट आपसे बात किए, विदाउट आपसे एग्री किए, वो आपकी सैलरी को 300 कर देता है, ठीक है। तो उसने अपनी जो है टर्म टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच किया। तो आप वर्कर हैं, आपने रिजाइन कर दिया। ऐसे टाइप ऑफ डिसमिसल को आप कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहते हो। उसके अलावा अगर वो आपको हैरेस कर रहा है, बुली कर रहा है वर्क प्लेस पे, आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका बॉस आपको तंग कर रहा है, तो इसका मतलब है वो जो ब्रीच कर रहा है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप काम कर सकते हो। तो आपने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे टाइप ऑफ डिसमिसल को आप कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहते हो, ठीक है। या वो
आपको आपके साथ बदतमीजी कर रहा है वर्क प्लेस में, आप उसके साथ आपका एनवायरनमेंट नहीं है, गुस्से में रहता है, आपको अनजस्टली बहुत बहुत ज्यादा काम दे रहा है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे रीजन जिसमें एम्प्लॉयर आपको तंग कर रहा हो, यानी कि बॉस आपको तंग कर रहा हो और आप रिजाइन कर दो, तो ऐसे टाइप ऑफ डिसमिसल को आप कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहते हो, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कौन करता है? एम्प्लॉई करता है, एम्प्लॉई, ठीक है, यानी कि वर्कर। सेकेंड टाइप है अनफेयर डिसमिसल। अब अनफेयर डिसमिसल क्या होता है? इफ डिसमिस नॉट ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, अगर इन चारों रीजंस के अलावा आप जो है किसी और रीजन की वजह से आपको निकाल दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। तो अनफेयर डिसमिसल कौन करता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी कि बॉस आपको निकाल रहा है। ये चार रीजंस नहीं थी, ये चार रीजंस जो हैं ये हैं फेयर रीजंस, ये फेयर रीजंस हैं आपको डिसमिस करने की। लेकिन अगर इन ये चार रीजंस नहीं थी और उसके बावजूद आपको किसी और रीजन की वजह से आपके एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, तो वो डिसमिसल क्या कहलाता है? अनफेयर डिसमिसल कहलाता है। यानी कि इन चार रीजंस के अलावा अगर किसी और रीजन की वजह से एम्प्लॉयर, आपका बॉस आपको निकाल दे, तो उस डिसमिसल को आप अनफेयर डिसमिसल कहते हो, ठीक है। वो चार रीजंस क्या हैं? अगर आपके पास कैपेबिलिटी या क्वालिफिकेशन नहीं थी उस काम को करने की और आपको एम्प्लॉय ने निकाल दिया, तो फेयर रीजन है, यस, अनफेयर डिसमिसल नहीं होगा। मैंने लिखा हुआ है कि अगर वो आपको डिसमिस करे इन चार रीजंस के अलावा किसी वजह से, अगर इन चार रीजंस की वजह से करे तो ये फेयर रीजन से, ये फेयर डिसमिसल होगा। लेकिन अगर ये चार रीजंस नहीं है और वो आपको निकाल देता है, तो वो अनफेयर डिसमिसल कहलाता है, ठीक है। तो पहले ही कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी वो काम करने की, आप वो काम करना आप कर ही नहीं सकते थे, या आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, नेसेसरी क्वालिफिकेशन, तो आपको निकाल सकता है। मिसकंडक्ट आपने किया हो, कोई चोरी की हो, कोई डिसऑनेस्टी का काम किया हो, कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया, तो आपको निकाल सकता है, ठीक है। रिडेंडेंसी हो, रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्क फोर्स रिड्यूस करनी होती है, फॉर एग्जांपल पहले वो उसके तीन डिपार्टमेंट से या तीन फ्रेंचाइजीज थी, उसने एक फ्रेंचाइज बंद कर दी, अब दो रह गई। अब जो फ्रेंचाइज बंद कर दी है, जाहिर सी बात है उसके जो वर्कर्स है उनको भी निकालना पड़ेगा। तो अपनी वर्क फोर्स को रिड्यूस करने की वजह से अगर उसने ऐसा कोई काम किया, तो वो फेयर रीजन है, वो अनफेयर डिसमिसल में नहीं आएगा। और लीगल रीजन की वजह से, लीगल रीजन क्या है? आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, आपका कोई कोई मर्डर का केस आ गया, ठीक है, उसने इस वजह से आपको निकाल दिया, तो यस वो निकाल सकता है, फेयर रीजन है, ठीक है। तो ये चार फेयर रीजंस हैं, अगर इन चारों रीजंस की वजह से आपको निकाल देता है, तो ये आपका फेयर डिसमिसल होगा। लेकिन अगर ये चार रीजंस नहीं थी, इनके अलावा किसी रीजन की वजह से आपका एम्प्लॉयर जो है उसने आपको निकाल दिया, तो फिर जो है आप, वो उसने आपके साथ अनफेयर किया, तो वो अनफेयर डिसमिसल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपको पेरेंटल लीव मिल गई है, मेटरनल लीव मिल गई, ठीक है, अब वो आपकी बाय लॉ लीव्स बनती हैं, और अब वो आप जब वापस आए तो वो कहता है मैं आपको नहीं रखता, तो ये अनफेयर डिसमिसल होगा, ठीक है। आपने ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर ली, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपने जैसे डॉक्टर्स यूनियन ज्वाइन कर ली, लॉयर्स यूनियन ज्वाइन कर ली, अपने प्रोफेशन की जो भी यूनियन है उसको ज्वाइन कर ली, तो वो आपको ये नहीं कह सकता जी तुमने वो यूनियन क्यों ज्वाइन किया और आपको निकाल दे, तो ये अनफेयर डिसमिसल होगा। ये चार रीजंस तो नहीं है ना। उसके अलावा आपके आपको डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे निकाल दिया, डिस्क्रिमिनेशन चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, ठीक है, जो भी वजह हो, ठीक है। तो अगर उसने आपको जेंडर हो, एथनिसिटी हो, इस वजह से भी निकाल दिया, तो ये भी अनफेयर डिसमिसल होगा। तो ये जो चार रीजंस हैं, इनके अलावा अगर किसी रीजन की वजह से एम्प्लॉयर आपको डिसमिस कर देता है, निकाल देता है, तो उसको आप अनफेयर डिसमिसल बोलते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में आप खुद रिजाइन कर रही हो क्योंकि एम्प्लॉयर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, आपको तंग कर रहा है। अनफेयर डिसमिसल में एम्प्लॉयर आपको निकाल रहा है, ठीक है। और अनफेयर डिसमिसल कब होगा? जब इन चार रीजंस के अलावा किसी और वजह से आपको निकाला जाएगा। थर्ड टाइप है रॉन्गफुल डिसमिसल, ठीक है। अब रॉन्गफुल डिसमिसल को बड़ा समझना है, इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। व्हेन एम्प्लॉयर यानी कि बॉस ब्रेक्स द टर्म ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग डिसमिसल, कि डिसमिसल के दौरान बेशक उसने आपको फेयर डिसमिस किया हो, फेयर डिसमिस किया हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, उसने आपको डिसमिस कर दिया, ठीक है। लेकिन डिसमिसल के दौरान अगर कोई वो टर्म ब्रेक कर देता है कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो रॉन्गफुल डिसमिसल हो जाता है। और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल ये है कि जब आप किसी को डिसमिस कर रही होती है, तो बाय लॉ आपको मिनिमम नोटिस पीरियड देना होता है। आपको उस बंदे को बताना होता है कि कि आपको मैं जॉब से निकाल रहा हूँ 2 वीक्स के अंदर, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको आपने वो उसको रिडंडेंट कर दिया, या उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है, तो आपने उसको डिसमिस कर दिया, लेकिन आपने उसको मिनिमम नोटिस पीरियड कम्युनिकेट नहीं किया।
तो आपने रॉन्गफुल डिसमिसल किया है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल अगर हुआ हो तो उसमें जो इनोसेंट पार्टी होती है उसको क्या मिलता है, ठीक है। उसको ऑब्वियसली बात है, डैमेजेस उसको जो है वो एम्प्लॉयर पे ऑफ करता है, पैसे उसको पे करता है, वो कितने करता है, ठीक है। ये इसमें हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, अनफेयर क्या होता है, रॉन्गफुल क्या होता है। बाकी इन की वजह से जो डैमेजेस आपको पे करने होते हैं, इनोसेंट पार्टी को जो राइट्स मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं, कंपनसेशन मिलती है, उसकी डिटेल F1 में नहीं है, उसकी डिटेल F4 में है। यहाँ पर आपको सिर्फ तीन टाइप्स, ये सिर्फ टाइप्स ही पता होनी चाहिए डिसमिसल की, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स है डिसमिसल की। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, जिसमें इंप्लॉय खुद रिजाइन कर देता है क्योंकि एम्प्लॉयर उसको तंग कर रहा है, एम्प्लॉयर अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, जैसे उसने उसकी तनख्वाह कम कर दी विदाउट एग्रीमेंट, उसको हरास कर रहा है, वर्क प्लेस पे बुली कर रहा है, उसके साथ अनफेयर उसका बिहेवियर है, ठीक है, उसको जो है धमका रहा है। तो ये इस वजह से एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल है। अनफेयर डिसमिसल का मतलब ये है कि इन चार रीजंस के अलावा किसी और वजह से आपको निकाल दिया गया, तो अनफेयर डिसमिसल कहलाएगा। रॉन्गफुल डिसमिसल का मतलब ये है कि डिसमिसल करने का जो तरीका है उसके दौरान अगर कोई उसने टर्म्स, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ब्रीच किया, तोड़ी, तो वो रॉन्गफुल डिसमिसल कहलाएगा। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल यही है कि आपको नोटिस पीरियड दिए बगैर निकाल दिया, ठीक है। नोटिस पीरियड जो है वो जरूरी होता है, मिनिमम नोटिस पीरियड आपको देना पड़ता है हर एम्प्लॉय को। क्या उसको आपको बताना पड़ता है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना पहले, वो भी कितने दिन पहले बताना होता है ये भी आप F4 में पढ़ेंगे, ठीक है। वो सर्विस के हिसाब से होता है, यहाँ पर आपको इस चीज़ की नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि आप बगैर नोटिस पीरियड दिए अगर उसको निकाल देते हो तो वो रॉन्गफुल डिसमिसल में फॉल करेगा। एक और तरीका ये है कि डिसमिस करने का या निकालने का, वो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाए और आप रिन्यू ना करो, ठीक है। तो आप टर्मिनेट हो गए यानी कि डिसमिस हो गए। आपका ACCA का 3 साल, 3 साल की मेंबरशिप के लिए आपने किसी फर्म में अप्लाई किया, उन्होंने आपको एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल है। एक साल आपने उनके साथ काम किया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, अगले साल आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं किया, तो बस आप डिसमिस हो। तो ये भी एक टाइप ऑफ डिसमिसल है, ठीक है। उसके बाद रिडेंडेंसी पे हम आ जाते हैं। रिडेंडेंसी जो है, रिडेंडेंसी एक फॉर्म ऑफ डिसमिसल है, यानी कि एक तरीका है जिससे आप जॉब से निकल रहे हो, जहां पर एम्प्लॉयर जो है उसको वर्क फोर्स का साइज रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। जहां पर एम्प्लॉयर को वर्क फोर्स का साइज रिड्यूस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर की जो है एक होटल था, ठीक है, एक रेस्टोरेंट था, बड़ा रेस्टोरेंट था उसका, ठीक है। उसमें वो जो भी था फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। अब उसको जो है उसका काम नहीं सही चल रहा था। उसने उसने डिसाइड किया कि यार मैं जो है, जो इसका एक रूम है या एक पोर्शन है वो मैं खत्म कर देता हूँ, यानी कि मैं अब वो क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर भी कम आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी जगह का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये जो टेबल्स वगैरह हैं या जो चेयर्स हैं, जो एरिया है, इसको जो है ना मैं खत्म कर देता हूँ, शट शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब वो इस एरिया को शट डाउन करेगा तो जाहिर सी बात है उसने जो एम्प्लॉयज रखे होंगे उसको, एम्प्लॉयज को भी जो है ना रिमूव करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आप ये एग्जांपल ले लें कि उसने, उसके 3 डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट को क्लोज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट उसको क्लोज करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उस डिपार्टमेंट में लोग काम करेंगे वो भी जो है, वो भी, उनको भी उसको निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उनको भी उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे डिसमिसल को आप क्या कहते हो? रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी कहते हो, ठीक है। रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी एक, उसको आप रिडेंडेंसी डिसमिसेबल, डिसमिसल तो नहीं बोलोगे, लेकिन रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप इसलिए निकालेंगे हो क्योंकि एम्प्लॉयर को मजबूरी में अपना एक डिपार्टमेंट बंद करना पड़ा, या एम्प्लॉयर को मजबूरी में अपनी वर्क फोर्स को कम करना पड़ा, तो जिसकी वजह से उसने आपको रिडेंडेंट कर दिया, ठीक है। जैसे आजकल को जो कोविड का सिनारियो रहा है जिसमें कई जो एम्प्लॉयज उनको रिडेंडेंट कर दिया गया था, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी चल गई थी, ठीक है। और अगर जहाँ पर 20 बंदे काम कर रहे थे वहां अगर 5 को निकाल दिया गया, तो अब 15 काम कर रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई थी। अब रिडेंडेंट भी अगर आप किसी को कर रहे हो ना, तो जो लॉ है, जो हम एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो कुछ राइट्स देता है उन वर्कर्स को जो कि रिडेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। जो वर्कर्स जो रिडेंडेंट हो रहे हैं, जिनको रिडेंडेंट किया जा रहा है, उनके पास कुछ राइट्स हैं, और ये राइट्स जो है एम्प्लॉयर को फुलफिल करने होते हैं। पहला राइट क्या होता है कि कंसल्ट, उसको पहले उससे कंसल्ट किया जाए कि मेरी मजबूरी है, मैं डिपार्टमेंट को शट डाउन करने वाला हूं, तो मुझे आपको रिडेंडेंट करना पड़ेगा। दूसरा, एक
नोटिस पीरियड उसको दिया जाए कि जी ये ना हो कि उसको आज कहेगा जी यार मैं कल तुम्हें रिडेंडेंट कर रहा हूँ, नहीं। उसको 20 दिन पहले, महीना पहले उसको बताया जाए ताकि वो उस दौरान कोई अपना दूसरा अरेंजमेंट कर ले। राइट टू रिडेंडेंसी पे, जब आप किसी एम्प्लॉय को रिडेंडेंट करते हो तो यूके के लॉ के मुताबिक, हर कंपनी का अलग लॉ होता है क्योंकि हम इसी से यूके पढ़े, तो आप उसको एक रिडेंडेंसी पे देते हो। वो पे भी कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी आपका यहाँ पर आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, F4 में आपको इस चीज की नॉलेज होती है, ठीक है। और पांचवा, राइट टू रिडेंडेंसी सिलेक्शन कैरिड आउट फेयरली, कि जो आप रिडेंडेंट कर रहे हो जिन एम्प्लॉयज को, 20 में से जिन 5 को निकाल रहे हो, जिन 10 को निकाल रहे हो, फेयर तरीके से निकालो, अपनी मर्जी से ना निकालो। एक एम्प्लॉय है जिसने अच्छा परफॉर्म किया, एक एम्प्लॉय जिसने बुरा परफॉर्म किया, ये ना हो कि जिसने बुरा परफॉर्म किया आपके जानने वाला था, आपने उसको रख लिया, अच्छे वाले को रिडेंडेंट कर दिया, निकाल दिया, नहीं। उसका ये राइट होता है कि जो रिडेंडेंसी की सिलेक्शन हो रही है वो भी फेयरली हो रही है, फेयर बेसिस पे आप एम्प्लॉयज को रिडेंडेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जिसमें हमने डील करना था टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कि जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही होती है एक बंदे की, तो उस वक्त क्या क्या मतलब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिसमिसल बोलते हैं। डिसमिसल की 3 टाइप्स थी, कंस्ट्रक्टिव, अनफेयर, रॉन्गफुल, और चौथी ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाए, आपने उसको रिन्यू ना किया। और एक इसमें रिडेंडेंसी आ जाता है। इसमें हमने देखा कि ये क्या होती हैं, डिसमिसल की टाइप्स क्या होती हैं, रिडेंडेंसी क्या होती है, और जब जिन एम्प्लॉयज को या जिन वर्कर्स को आप रिटेंडेंट कर रहे होते हैं उनके पास क्या राइट्स होते हैं।